आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आप मास्क जरूर पहनिए। ये समझिए कि इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। आप मास्क पहनकर अपनी और परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। हरियाणा के सोनीपत और यूपी के उन्नाव से सामने आई मारपीट की तस्वीरों ने लोगों में खौफ भर दिया। सोनीपत में जहां मामूली विवाद में कुछ लोग मारकाट पर उतारू हो गए, तो उधर उन्नाव में चुनाव में हार की वजह से कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। वहीं हमले के आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए हरियाणा के सोनीपत की तस्वीरें, जहां पर दिन दहाड़े हमला होता है, और जो ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई है, इसमें लोगों ने खौफ भर दिया है। सोनीपत में जहां मामूली विवाद में कुछ लोग मारकाट पर उतारू हो गए, तो उधर उन्नाव में चुनाव में हार की वजह से कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान पर ही हमला बोला। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। वहीं हमले के आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो आप देखिए कि कहीं पर मामूली बात पर मारपीट होती है, कहीं पर चुनावी रंजिश को लेकर के हमला किया जाता है। तो पहली तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की, जहां पर दिन दहाड़े हमला होता है। डंडों से लोग एक दूसरे की पिटाई करते हैं। और देखिए एक शख्स को यहां पर इतना मारा जाता है कि उसे जमीन पर लिटा दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूपी के उन्नाव में चुनावी रंजिश में हमला होता है। तो हरियाणा के सोनीपत से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाश एक लड़के की लाठियों से पिटाई करते दिखे। बताया गया कि यह घटना 25 मई की है। जानकारी के मुताबिक ये लड़का कुछ काम से गौशाला गया था और उस लड़की के कुछ लोगों से विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने उस लड़के को घेर लिया और उस पर टूट पड़े। मारपीट के समय वो लड़का बदमाशों के चंगुल से बचकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद एक आरोपी ने उसका पैर पकड़ लिया, जबकि बाकी आरोपी उस पर लाठियां बरसाने लगे। इस बात की जानकारी जैसे ही लड़के के परिवार वालों को लगी, वो भागे भागे वहां पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। से संबंधित जितने भी आदमी घूमते दिखा मारते पीट करते दिखाई दे रहे हैं, उनको शीघ्र पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के लिए जो ना एक टीम गठित कर दी गई है SI देवेंद्र के उस नेतृत्व में, और इसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे सहयोगी नितिन फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, बड़ी बेरहमी से लड़के को पीटा जा रहा है, क्या पुराना विवाद था? क्या जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, जानकारी ये सामने आई है कि जो वीडियो है ये दीपालपुर गांव सोनीपत का के गौशाला की है, और जो युवक की पिटाई हो रही है यह युवक गांव का ही प्रवीण है। बताया ये जा रहा है कि गांव के युवकों के साथ पैसे का लेन देन था और ये घर से कहकर आता है कि पैसे आज शाम तक दे देगा, लेकिन उससे पहले ये गौशाला पहुंचते हैं और इस प्रवीण पर लाठी डंडों से हमला शुरू कर देते हैं, जिसकी CCTV फुटेज सामने आई है। 25 मई का ही विवाद बताया गया है। उसके बाद इसको गौशाला में पीटा जाता है, पहले फिर उसे बाहर सड़क पर ले जाकर पीटा जाता है, और पिटाई से जब मन नहीं भरता इन युवकों का तो तेजधार हथियार से इसके सिर में हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद इसके परिजन वहां पर पहुंचते हैं बचाव के लिए, लेकिन उनके साथ भी मारपीट की जाती है। फिलहाल जो प्रवीण है उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है और दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस का अजीब बयान सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने 25 मई को ही बताया जा रहा है मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन 5 आरोपी इसमें है, एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है। पुलिस जवाब ये दे रही है कि वो पहचान करेगी, जबकि शिकायत में सभी के नाम लिखे गए हैं, और उसके बाद दावा करेगी कि जल्द गिरफ्तार करेगी। लेकिन जो परिजन है वो शिकायत दे चुके हैं और अभी तक 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी ठीक है नितिन, तो बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मामूली विवाद में पैसों के लेन देन को लेकर के एक लड़के को बेरहमी से पीटा जाता है। ये वीडियो आप देखिए, जो लड़का है वो गांव का ही बताया गया है, नितिन इसका नाम है। इसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो डंडों से पहले पीटा जाता है। आप देखिए गौशाला में ये गया हुआ था, पहले वहां पीटा जाता है, उसके बाद डंडे से उस पर हमला होता है। नितिन, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
नितिन, मामूली विवाद था और इन लोगों ने आपा खो दिया, लेकिन पुलिस का जो बयान आया है वो भी चौंकाने वाला है। तो क्या वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस नहीं जागी है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही ही सामने आई है, क्योंकि 5 दिन पहले मामला दर्ज होता है और वीडियो भी सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं। जब शिकायत में नाम लिखा गया था इन आरोपियों का और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, ये कह रही है कि अभी वो आरोपियों की पहचान करेगी और उसके बाद उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, जबकि आरोपी उसी गांव के हैं और जो युवक है, जो घायल प्रवीण, उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने शिकायत दे दी है, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो हो या फिर जिसमें जो आईओ बनाए गए हैं वो हो, ये कह रहे हैं कि टीम बनाई गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वीडियो सामने आ चुकी है, आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं, पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो आखिरकार क्यों नहीं कर रही है? और पुलिस ये जरूर कह रही है अब भी कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। जी बिल्कुल, तो 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये पुलिस की लापरवाही सामने आई है। लेकिन जो ये लड़का बताया जा रहा है, इसका नाम नितिन है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गांव के ही लोग इस पर पैसों के लेन देन को लेकर के हमला करते हैं। यूपी के उन्नाव से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चुनावी रंजिश में हुई एक हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि ग्राम प्रधान के चुनाव में हारे हुए एक पक्ष के लोगों ने चुनाव जीतने वाले ग्राम प्रधान के घर पर हमला बोला, जिसमें ग्राम प्रधान के बेटे समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसको देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई जंग का मैदान हो। लोगों की भीड़ एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करती दिखी। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल दिखी, जो लाठी लिए हमला करती नजर आई। बताया गया कि इस बीच प्रधान के परिवार और उनके समर्थकों ने भी हमले का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम साबित हुए। इस बीच हमला करने वाले पक्ष ने प्रधान के परिवार और उनके समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया गया कि चुनाव में हार के बाद प्रधान के परिवार पर हुआ ये दूसरा हमला है। तो ये यूपी के उन्नाव की तस्वीरें। चुनाव में उन्होंने हारे तब मारा है। अच्छा, जीता को है? जीते हम है, हमारी माता फूलमती ने जीती। काहे से मारा है भैया? तब्बलों से मारा। अच्छा, तब्बलों लट्ठों से मारा दांत के। अच्छा, ये कौन सा हमला है? ये दोबारा है, दवाई डालने गए तब भी हमें गाली दे रहे थे, मारने दौड़े, हम बचाए। अच्छा, दोबारा इन्होंने फिर मारा। अच्छा, हाँ, तो हार गए इसलिए आपको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं? नहीं। अच्छा, अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, ये बताइए कि ये वीडियो कब का है और बड़ी बेरहमी से हमला होता है, क्या जिन लोगों ने हमला किया उन पर कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसे ये वीडियो आज का ही है और गांव के दबंग आदमी ने जो प्रधान जीता है उसके ऊपर मारपीट का आरोप है। तो सीधे तौर पर कहना कि इसके पहले भी इस परिवार के साथ मारपीट की गई थी और आज फिर एक बार जो प्रधान चुनी गई है उनके बेटे पर यह हमला किया गया और 3 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। उन्नाव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया और सफीपुर कोतवाली के मवई बांध का गांव का मामला था, जहां दबंगों ने घुसकर प्रधान और उसके परिजनों को लाठी डंडे को लाड़ियों से जमकर पीटा। इसकी लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे थे। ये दूसरी बार प्रधान के परिवार पर हमला हुआ और ये चुनावी रंजिश का हिस्सा है। प्रधान का सीधे तौर पर प्रधान के पुत्र का आरोप है कि चुनाव जीतने की वजह से गाँव के दबंग 2 बार उसके साथ मारपीट कर चुके हैं और आज तो खुलेआम घर में घुसकर दबंगों ने जमकर पूरे परिवार की पिटाई की। हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो अजीत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, आज ही का ये मामला है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला करता है। इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। चुनावी रंजिश का ये मामला, और जब ग्राम प्रधान का चुनाव ये पक्ष नहीं जीत पाता है उसके बाद हमला होता है खुलेआम, और दूसरी बार ऐसा होता है कि इस परिवार पर हमला किया जाता है। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, पुलिस ने मामला तो दर्ज किया है जब ये वीडियो सामने आया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले जब ग्राम प्रधान के घर पर हमला हुआ था तो क्या उन्होंने पुलिस में शिकायत दी थी? देखिए, बिल्कुल प्रधान के परिवार का सीधे तौर पर कहना है कि जो वो खेत में गए थे उनके साथ मारपीट की गई, इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट का मामला था, इसके बाद फिर दूसरी बार प्रधान के परिवार और उस पर हमला किया गया और जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली। कई लोग घायल हैं, 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, रिफर किया गया है। तो इन सबको लेकर जो खुलेआम ईंटें पत्थर लाठी डंडे कुल्हाड़ी चले हैं वो वीडियो में दिख रहा है सीधे तौर पर। तो अब सफीपुर कोतवाली के जो इंस्पेक्टर है वो जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस
अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई है, ना ही किसी बड़े आरोपी की गिरफ्तारी की है। तो अभी पूरे मामले में पुलिस जो कार्रवाई है उसकी संदेहास्पद है। बिल्कुल अजीत, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये काफी चौंकाने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे जंग का मैदान हो। और बड़ी बात यह है कि पहले भी शिकायत की गई थी, पहले भी हमला हुआ था। अगर पहले ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो ये तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए, बिल्कुल पुलिस के पास बहुत सारे अधिकार है। पुलिस 107/16 कर सकती थी, पाबंद कर सकती थी, 110G कर सकती थी, पाबंदी कर सकती थी, तो शांति भंग की आशंका में कार्रवाई कर सकती थी। और एक बार मारपीट हो चुकी थी, लिहाजा पुलिस की लापरवाही साफ दिखती है और इसकी वजह से लगातार वहां पर प्रधान के परिवार पर मारपीट हो रही। जब से वो चुनाव जीते हैं तब से उनका आरोप है कि उनके परिवार के ऊपर आए दिन हमला होता रहता है। खेत में काम करने जाए तो मारपीट की जाती है, घर पे घुस कर जिस तरह वीडियो आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं जिन पर, वो वीडियो अपने आप में बता रहा है कि किस तरह दबंगों ने खुलेआम पूरे परिवार को जमकर पीटा है। जबकि ठीक है अजीत, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधान के घर पर हमला होता है जिसमें 3 लोग अभी बुरी तरीके से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक है। 6 लोग इसमें कुल घायल हैं, लेकिन 3 लोगों की हालत ज्यादा खराब है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार के समस्तीपुर में सीपीएम विधायक अजय कुमार पर हमले के आरोप में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन इस बीच सीपीएम कार्यकर्ता कोरोना नियमों को भूल गए। उन्होंने रोक के बावजूद धरना दिया। इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जो मास्क नहीं लगाए थे। कार्यकर्ताओं ने हमले के विरोध में मार्च भी निकाला, जिन्हें पुलिस ने नहीं रोका। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार के समस्तीपुर की ये घटना है जहां पर सीपीएम विधायक पर हमला होता है। गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। समस्तीपुर में सीपीएम विधायक अजय कुमार ये बताए गए हैं और उन पर हमले के आरोप में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन इस बीच सीपीएम कार्यकर्ता कोरोना नियमों को ही भूल गए। बिहार में समस्तीपुर के सीपीएम विधायक अजय कुमार ने हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कल देर शाम कुछ लोगों ने उनके दफ्तर पर हमला किया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बचाने आए गार्ड को हमलावरों ने जमकर पीटा, जिससे वो घायल हो गया। अजय कुमार बिहार के विभूतिपुर के विधायक हैं। साढ़े 10 पौने 11 के बीच में जो है ना, 2 4 चक्के की गाड़ी 3-4 मोटरसाइकिल से अपराधी सब आया और गेट के नज़दीक गाली गलौज शुरू किया। हल्ला जोर से जब हुआ तो हम बेड पर चले गए थे, तो वहाँ से उठ करके हम बोला कौन है, कोई दारू पी कर गया है। तो हम जैसे ही आए तो पत्थर जो है ना, पत्थर फेंका और पिस्टल हम हाथ में देखे तो हम पीछे तेज़ी से भागे और गार्ड को हम उसको आगे किए और हम ऊपर चले गए। और उसके बाद वो लोग गेट जो है ना तोड़ दिया। गेट तोड़ करके हमारी गाड़ी को क्षति किया। वो लोग सीढ़ी पर पोजीशन हमारा गार्ड लिया, वहाँ पर गार्ड के साथ उसको बहुत नोक-झोंक हुई है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, कौन थे ये लोग? पुलिस किस एंगल से मामले की जांच में जुटी है? अजय कुमार की ओर से समस्तीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है और उसके बाद प्रशासन का ऐसा दावा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन अब तक कोई भी पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये कौन लोग थे और फिर पहुंचकर यहाँ पर हमला किए। हालांकि विधायक ने कुछ लोगों का नाम भी बताया है और पुलिस का यह दावा है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी कि कौन लोग थे जो इनके घर पर पहुंचे और पहले हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर इनके गार्ड के साथ मारपीट की गई। तो जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ लोग हैं जो मोटरसाइकिल पर आते दिख रहे हैं और उसी के आधार पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जल्दी वो लोग गिरफ्तार होंगे और इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो विधायक के समर्थक हैं वो समस्तीपुर के पटेल चौक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं। वहां पर इन लोगों ने धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। साफ तौर पर इनका मांग है कि इस पूरे मामले में जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो लोग धरना से वहां से नहीं हटेंगे और इसी तरह से इस रोड को जाम कर, पटेल चौक को जाम कर बैठे रहेंगे।
तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो इनके अजय कुमार के जो समर्थक हैं वो सड़क पर उतरे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल सीपीएम विधायक अजय कुमार ने दावा किया कि कुछ लोग हाथों में डंडे और धारदार हथियार लेकर आए, जिसके बाद हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि इस बीच बचाने आए गार्ड को हमलावरों ने जमकर पीटा। हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे, जिन्होंने आते ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की, गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। हमला करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, आप बता रहे हैं कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और विधायक ने कई लोगों के नाम बताए हैं, तो क्या ये मामला पुरानी रंजिश का है? पुलिस अपने तरफ से सब कुछ खंगालने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि पुराना कोई रंजिश हो, लेकिन अब तक यह बातें सामने नहीं आ पाई है कि क्या कोई जो विधायक अजय कुमार है इनसे किसी की पुरानी अदावत थी और उसके बाद लोग मोटरसाइकिल से सवार होकर लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ पहुंचे और पहले गेट खोलने की बात की और जैसे ही गेट खुला उसके बाद उनके गार्ड के साथ मारपीट, गाड़ी के साथ तोड़फोड़। और जैसा कि विधायक का भी आरोप है कि उसमें कुछ लोग हथियार भी लिए हुए थे, हथियार लहरा रहे थे, जिसके बाद विधायक वहां से हट गए पीछे, नहीं तो उनके ऊपर भी हमला हो सकता था, जैसा कि विधायक का साफ तौर पर यह मानना है। तो अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद प्रशासन का यह दावा है कि परत दर परत सब कुछ कहानी सामने आ जाएगा कि कौन लोग वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद किस तरह से हमला हुआ। हालांकि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक वीडियो जो सामने आया है उसमें चार मोटरसाइकिल पर कुछ लोग सवार होकर पहुंचे और उसके बाद गार्ड के साथ मारपीट कर रहे हैं, हाथ में डंडे लिए हुए, हथियार लिए हुए हैं और असलाह भी लिए हुए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से रात में लोग पहुंचे और उसके बाद हमला किया, लेकिन पुरानी अदावत है या फिर कोई और मामला है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ। तो तस्वीरें आप लगातार देखिए, ये रात की तस्वीरें हैं जिस वक्त विधायक के दफ्तर पर हमला होता है, डंडे लेकर के कुछ लोग पहुंचते हैं और इस बीच पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। आप ये दो तस्वीरें अब देखिए। विधायक पर हमले का विरोध कर रहे हैं सीपीएम कार्यकर्ता और जो ये मार्च निकाल रहे हैं इसमें कोरोना नियमों का उल्लंघन है। आप देखिए, एक भी कुछ समर्थक को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का लोगों को तो मास्क लगाए ही नहीं है और जो मास्क लगाए भी हैं वो भी सही तरीके से नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर विरोध तो हो रहा है, लेकिन इस बीच जो कोरोना है, कोरोना नियमों का पालन करना भूल गए हैं ये कार्यकर्ता। और विधायक पर हमले का जो आरोप है, ऐसे में सीपीएम का ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। चंद्रमोहन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सीपीएम के कार्यकर्ता विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में वो कोरोना नियमों का पालन करना भूल गए हैं। बिल्कुल, देखिए सैकड़ों की संख्या में जो अजय कुमार के साथ उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि ये लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और बिहार में लॉकडाउन है 1 जून तक। ऐसे में आप न तो सैकड़ों की संख्या में एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं और न ही घर से निकल सकते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो अजय कुमार हैं और इनके जो समर्थक हैं, ये कोरोना नियमों की धज्जियां वही उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस पर प्रशासन बाद में जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि बिहार में लॉकडाउन है और वो सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतर जाए, सड़क को जाम करे, हंगामा करे और वो भी कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाए। तो उसको लेकर भी जरूर प्रशासन कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी विधायक के जो समर्थक हैं उनका साफ तौर पर यह मांग है कि जिस तरह से कल रात में मोटरसाइकिल से सवार होकर कुछ लोग पहुंचे और विधायक के ऊपर हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उनके गार्ड के साथ मारपीट किया, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो इसी तरह से पटेल चौक को जाम कर रखे हैं। और ये वही पटेल चौक है जो सीधे तौर पर समस्तीपुर को पटना से जोड़ती है। ऐसे में समस्तीपुर और पटना के बीच में जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक है, वहां पर ठप पड़ी हुई हैं। ठीक है चंद्रमोहन, तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर की घटना है जहां पर सीपीएम विधायक के दफ्तर पर हमला होता है। इस बीच आप ये देखिए कि जो सीपीएम के कार्यकर्ता हैं वो मार्च निकाल रहे हैं। पुलिस ने अभी केस दर्ज किया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई के पास पालघर के समंदर में एक जहाज पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। ये जहाज टाउटे तूफान के समय चट्टान से टकरा गया था, जिसके बाद इस जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जिस जगह पर ये जहाज चट्टान से टकराया वो पथरीला इलाका है। ऐसे में ये जहाज वहां फंस गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल भी मौजूद है, जिसे काफी मशक्कत के बाद उसका रिसाव रोक दिया गया।
तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। 12 दिन से ये जहाज फंसा हुआ है और इससे पहले इस जहाज से 137 लोगों को बचाया गया था। अभी भी वहां पर डीजल को निकालने का काम चल रहा है, लेकिन जो रिसाव था वो रुक चुका है। तो ये राहत की बात है, क्योंकि इससे समंदर में जो जीव जंतु हैं उनके लिए खतरा था। डीजल का रिसाव रुक चुका है, लेकिन आशंका यह है कि हाई टाइड वहां पर है और अब फिर से रिसाव हो सकता है। ऐसे में उसको लेकर के लगातार नेवी कोस्ट गार्ड का अभियान चल रहा है और 2 कंटेनर भी वहां पर पहुंचे हैं, जिससे कि जो बार्ज में डीजल मौजूद है उसको कंटेनरों में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद जहाज को हटाने का काम शुरू हुआ। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। डीजल का जो रिसाव है वो तो रुक चुका है। 80,000 डीजल इस जहाज में मौजूद था। कुछ डीजल समुद्र में बह गया है और जो ये वडराई इलाका है जहां पर पालघर में ये जहाज मौजूद है, ये काफी पथरीला है। इसमें जहाज का निचला हिस्सा टकराता है, उसके बाद ही ये रिसाव शुरू होता है। मुंबई के पास पालघर में फंसे जहाज से डीजल के रिसाव को रोक दिया गया है। कोस्ट गार्ड के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंच गए हैं, जो समंदर का पानी हाथ में लेकर जांच कर रहे हैं कि डीजल का रिसाव हुआ है या नहीं। हालांकि समंदर के पानी के ऊपर तेल नजर आ रहा है। ऐसे में कोस्ट गार्ड के अधिकारी पूरी जांच कर रहे हैं। वडराई बीच पर जो शिप फंसा हुआ है उसका जायजा लेने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी और जवान पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी हैं वो जो लोकल अथॉरिटी है, पुलिस और लोकल प्रशासन जो है उससे ये जानकारी ले रहे हैं ताज़ा स्थिति की। फिलहाल ताज़ा स्थिति उस शिप के पास क्या है और कैसे जो है वो मदद कर सकते हैं शिप को निकालने में, या फिर दो जहाज़ों को उसके पास ले जाकर डीजल निकालने की बात कही गई थी, उसमें भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस तरफ जो है चट्टानों का एरिया है और दूसरे जो जहाज़ हैं जिसके जरिए जो है वो डीजल को निकाला जाना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं अथॉरिटीज़ को। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो अधिकारी पहुँचे, एक बार मैं फिर से तस्वीरें कहूँगा कैमरा में दिखाएं कि तमाम अधिकारी जो है वो लगातार संपर्क में हैं तमाम आला अधिकारियों के, कि आखिर किस तरह से यहाँ पर मदद पहुँचाई जाए कि यहाँ पर जो डीजल इस शिप में पड़ा हुआ है उसको निकाला जाए। क्योंकि जो कोस्ट गार्ड की तरफ से बयान जारी किया गया था कि 2 शिप जो है हायर की गई हैं यहाँ से डीजल को निकालने के लिए इस शिप से, लेकिन वो शिप भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अब तक सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो नहीं मिल पा रहा है उस जहाज़ के पास, इसलिए वो शिप जो है पहुँच नहीं पाई है। और यही वजह है कि लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि किस तरह से इस शिप के अंदर जो डीजल मौजूद है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसे निकाला जाए। और इसके अलावा जो इंजन के अंदर इसके पानी भरा हुआ है उसको जो है निकाला जाए और फिर इस शिप को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया, रिमूव करने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन फ़िलहाल अभी तक चुनौती सामने है, जिसे निपटने के लिए लोकल अथॉरिटीज़, अन्य एजेंसियाँ जो है लगातार जुटी हुई हैं। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। मुंबई के पालघर में 18 मई से फंसे जहाज से डीजल को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा भी लिया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर मदद में जुटे हैं। जहाज में 80,000 लीटर है, जिसे टैंकरों के जरिए निकाला जा रहा है। यही नहीं, वहां पर कर्मचारी भी जुटे हुए हैं और सेना और कोस्ट गार्ड के अधिकारी है। ये वही जहाज है जो 18 मई को टाउटे तूफान के समय समंदर में फंस गया था और इस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड और नेवी ने सुरक्षित निकाला था। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टरों की मदद भी इसमें ली गई है ताकि डीजल को जहाज से शिफ्ट किया जा सके। 80,000 लीटर डीजल जहाज में मौजूद था। रिसाव अभी रुक चुका है, लेकिन जो देखिए आप हेलीकॉप्टर है, इसमें कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भी हैं। इसके अलावा कंपनी के हेलीकॉप्टर भी हैं जो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और 12 दिन से ये जहाज फंसा हुआ है, लेकिन अब ये वडराई इलाके में था जब तो चट्टान से टकरा जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि मदद में हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं। तो इस वक्त कोशिश यही है कि जो डीजल मौजूद है जहाज में उसको निकाला जा सके, उसको शिफ्ट किया जा सके। इसके लिए कंटेनर वहां पर मौजूद हैं और ये काम भी मुश्किलों भरा है। लेकिन जो रिसाव था वो रुक चुका है। इस जहाज में इससे पहले 137 लोग बचाए गए थे और उसके बाद जब ये जहाज का निचला हिस्सा चट्टान से टकराता है उसके बाद ही रिसाव शुरू होता है। आप देखिए कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं इस काम के लिए। कोस्ट गार्ड है, नेवी के अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंचा हुआ है और प्राथमिकता यही है कि जो डीजल है उसको शिफ्ट किया जाए। डीजल को निकालने का काम भी शुरू हो चुका है। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर इस वक्त
जो जहाज फंसा हुआ है उसके पास पहुंचा है। आप देखिए कि जो कोस्ट गार्ड का ये जहाज है वो शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी जो निगरानी है वो रखी जा रही है, निगाह रखी जा रही है कि किस तरह से डीजल को निकालने की प्रक्रिया इस वक्त शुरू है। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये कि किस तरह से इसके इंजन से, आप देखिए ये जो कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर है आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है, ये राउंड मार रहा है शिप के चारों तरफ और लगातार निगरानी इस हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी और कोस्ट गार्ड रख रहे हैं। सबसे अहम चीज़, क्योंकि जब तक इस शिप से पानी नहीं निकलेगा तब तक जो है डीजल निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके इंजन में पानी घुस चुका है। और दूसरी चीज़, डीजल को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 80,000 लीटर डीजल है और इसके साथ ही साथ जो है उसको निकालने में वक्त जाएगा। तो ऐसे में जो लगातार तमाम एजेंसियां हैं वो अलग अलग तरीकों से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। क्या कहते थे उस समय? इसमें थर्ड ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, बिना थर्ड ट्रायल के लोगों को अगर ये दे दिया जाएगा तो उनके जान को जोखिम में डाला जाएगा। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। उस समय तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी नई दवा जब आती है तो उसको रोल आउट करने में कम से कम 9 महीने से 1 साल लगता है, क्योंकि वह फुल स्विंग में उसको प्रोडक्शन में लाना पड़ता है। लेकिन आप सबको यह जान करके खुशी होगी कि जहां 2 कंपनियों ने वैक्सीन जिनको इजाजत दी गई थी, और जनवरी महीने में 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की शुरुआत की थी तो उस समय इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। ये कहा था कि ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी ये कहना मुश्किल है। आज 2 कंपनियों से 13 कंपनियों को इस वैक्सीन को बनाने की इजाजत दे दी गई है और इसके साथ साथ कुछ ही समय में 19 कंपनियां यह वैक्सीन बनाने लगेंगी। भारत बायोटेक जहां 1.3 करोड़ पर महीने वैक्सीन बनाता था, वो आने वाले अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएगा। उसी तरीके से लगभग इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे और सब लोगों को वैक्सीन लगे इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हर एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और इसका रोड मैप बना करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि जब ये आपदा 1 शताब्दी में एक बार आई, ऐसी आपदा में जहां 3000 मीट्रिक टन हम ऑक्सीजन बनाते थे, वहां हम 9446 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने लगे और एक हफ्ते में सभी को थल के द्वारा, रेल के द्वारा, जहाज के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, हर तरीके से 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन को यथास्थान पर पहुंचाने की योजना करके उसको कार्यरत किया है। यह हमारी सरकार ने किया, यह हम सब लोग जानते हैं। आज लगभग 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के एमसीडी का कोई भी हॉस्पिटल बिना प्लांट के न रहे, इसको हमको सुनिश्चित करना होगा और इसलिए ऑक्सीजन प्लांट लगे और साथ ही साथ हम प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी देखें कि वह भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, इसकी व्यवस्था वो करें। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ब्लैक फंगस के लिए जो वैक्सीन बनानी है वो पहले 4 कंपनियां बना रही थी, अब 9 कंपनियों को इजाजत दी गई है। इसलिए यह भी ब्लैक फंगस की भी वैक्सीन की कमी को दूरी करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए स्कीम बनाई जिसमें 18 वर्ष के होने पर उनको मासिक भत्ता लगाया जाएगा। 23 वर्ष होने पर पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा और आसान ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी और 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत के तहत उनको दिया जाएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों के लिए किया है जो कोविड संक्रमण में, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उनको देखभाल करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मित्रों, सेवा ही संगठन के भाग 2 में लगभग हमने 1951 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। उसी तरीके से लगभग 4000 हम हेल्पलाइन सेंटर्स चला रहे हैं।
उसी तरीके से मास्क का वितरण हुआ है, 57 लगभग 1 करोड़ मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फूड पैकेट 29 लाख बांटे गए हैं। राशन किट 17 लाख बांटे गए हैं। और इसमें दिल्ली भी पीछे नहीं रहा है। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेवा ही संगठन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि 3,85,000 आपने फेस मास्क बांटे हैं, लगभग 1,70,000 आपने फूड पैकेट्स बांटे हैं, आपने 3,68,000 लगभग राशन किट बांटे हैं, और आपने कार्यकर्ताओं के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगभग 55,000 कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। मैं यहां पर जहां शहादरा की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हर्ष जी और रामकिशोर जी और गौतम गंभीर जी सब लोगों ने मिलकर के पूर्वी दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किया है, और गौतम गंभीर ने व्यक्तिगत रूप में भी और सब लोगों के साथ मिलकर के भी इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, एक बात मैं आपसे यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं। राजनीति में और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने में मुझे लंबा समय मिला है। मित्रों, कुछ लोग साधक होते हैं और कुछ लोग बाधक होते हैं। साधक का काम होता है साधना करना, और हमें मालूम है कि बाधा पहुंचाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। हमें कभी भी अपने रास्ते से डिगना नहीं है। कुछ लोग हमारे ऊपर हर एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। दिल्ली भी इससे ग्रसित है। मैं किसी का नाम लेकर के आज के दिन जब आप इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी वैक्सीन पर भारत का मोराल, दिल्ली वालों का मोराल तोड़ते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ कहा था, और जब संक्रमण काल आया तो उस समय सारे का सारा विषय केंद्र सरकार करे इस तरीके से रख दिया। इनकी कोशिश रहती है कि जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बरगलाया जाए, जनता को रास्ते से भटकाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मैच्योर कार्यकर्ता है, संवेदनशील कार्यकर्ता है, संवेदनाओं के साथ काम करता है और अपनी जान को जोखिम में लगा करके काम करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद भी देता हूं और नमन भी करता हूं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग अपनी साधना से मत हटना। हम सब लोग मिलकर के साधना में लगेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि अकेला भारत देश है जहां सरकार के साथ साथ समाज ने इस संक्रमण से लड़ाई लड़ी है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने सेवा का काम राजनीति से अलग हट करके इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय के लिए किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में इकलौती पार्टी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, आज आपको लगता होगा कि हम विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए। दुनिया इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति से अलग हट करके भी इसका एक सेवा का कार्य का दर्शन है और सेवा कार्य में जुटी हुई है। एक एक मेंबर पार्लियामेंट ने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, आइसोलेशन बेड्स बनाए। एक एक विधायक ने मिल करके जिस तरीके से राशन किट बांटा, जिस तरीके से भोजन बांटा, हमारे वार्ड मेंबर्स ने घर से निकल करके सारे कामों में अपना आपको योगदान किया है। यह कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं जाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका हौसला बुलंद रहे। सेवा ही संगठन के नाम पर मुझे भी आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है, और आप सब लोगों ने जिस तत्परता के साथ अपने आप को इस काम से जोड़ा है, इससे मन को बहुत खुशी होती है। और आज जहां करोड़ों कार्यकर्ता 1 लाख गांव और बस्ती में जुड़ेंगे, वहां मुझे भी वर्चुअली से अपने सफेदा बस्ती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का मौका मिला।
उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं देख रहा हूं आदेश गुप्ता जी के पीछे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे अन्य साथी बैठे हुए हैं। सभी को मेरा नमस्कार और सबको मैं प्रेरणा देता हूं कि आप पूरी ताकत से लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। सरकार के 7 साल पूरे होने पर उन्होंने संबोधित किया और कहा कि जो बीजेपी ने काम किया है इस महामारी के समय में, एक एक विधायक ने, एक एक सांसद ने जो काम किया है, सेवा और समर्पण का भाव दिखाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने काफी हमला बोला वैक्सीन को लेकर के, बीजेपी की वैक्सीन उसे बताया, लेकिन अब उसी वैक्सीन को लेकर के लिए मारामारी है। और जो भारत बायोटेक कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, वो अक्टूबर तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाएगी। इसके अलावा ब्लैक फंगस जिसे कई राज्यों ने महामारी घोषित किया है, इसके लिए भी वैक्सीन का काम 9 कंपनियों को सौंपा गया है, जो कि पहले 4 कंपनियों के पास था। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया और किसानों के कल्याण, कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई समेत देश के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि इन 7 वर्षों में सरकार ने सेवा की भावना से काम किया है। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की 7 साल की यात्रा सेवा की भावना से मार्गदर्शित है। नमो ऐप और वेबसाइट पर 7 साल की सेवा की इस नई विकास यात्रा की झलक दी गई है, जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मोदी सरकार की 7 साल की सेवा के बारे में जानने के लिए नमो ऐप और वेबसाइट पर जाएं। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई, किसान कल्याण समेत दूसरी योजनाओं पर अहम जानकारी हासिल करें। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोदी सरकार के 7 साल होने पर पीएम के नए भारत के संकल्प के पूरा करने के लिए काम जारी होने का भरोसा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 7 वर्षों में जनसेवा, लोक कल्याण, विकास, सुशासन और सुधार का नया अध्याय लिखा गया है। गरीब से गरीब व्यक्ति के भी सशक्तिकरण का प्रयास पीएम के मार्गदर्शन में हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करने के लिए पीएम को अत्यंत साधुवाद। कोरोना संकट के समय भी वो संयम, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर सेवा भाव के साथ पीएम के नए भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण 7 साल पूरे होने पर मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। मोदी सरकार ने विकास, सुरक्षा, जन कल्याण और ऐतिहासिक सुधारों के समांतर समन्वय की अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन 7 सालों में मोदी जी ने एक ओर देश हित को सर्वोपरि रखकर अपने दृढ़ संकल्प और सर्वस्पर्शी और कल्याणकारी नीतियों से गरीब, किसान और वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर अपने मजबूत नेतृत्व से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया। 7 साल से देश की जनता ने मोदी जी की सेवा और समर्पण पर निरंतर अपना अटूट विश्वास जताया है, जिसके लिए मैं देशवासियों को नमन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में हम पर हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर भारत की विकास यात्रा को अविरल जारी रखेंगे। मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम ने सरकार की 7 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब
भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, पीएम मोदी ने मन की बात में भी 7 सालों का जिक्र किया और सरकार के ये 7 साल सेवा और समर्पण के बताए हैं। बिल्कुल, ये लक्ष्य ही था प्रधानमंत्री मोदी का जब उन्होंने शपथ ली थी 2014 में कि सेवा, ये वो प्रधान सेवक है, सेवा सरकार का मुख्य ध्येय सेवा करना ही होगा। और उसी सेवा के 7 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज उन तमाम कामों की फहरिस्त गिनाई है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फैसले लिए थे, उनका असर क्या पड़ा है और देश की 135 करोड़ जनता तक पहुंचने के लिए उनकी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ये तमाम चीजें उन्होंने दी है। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 2 साल से, पिछले साल भी सरकार ने कोई साल पूरा होने का कोई जश्न नहीं मनाया था, इस साल भी कोई जश्न नहीं मनाया है। तो कुल मिलाकर कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का जो नारा बीजेपी ने दिया था उसी पर कायम है और प्रधानमंत्री ने यही संदेश आज देने की कोशिश की। ठीक है अमिताभ, तो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मन की बात पर। उन्होंने कहा कि जो चाहे फिर वो डिजिटल लेन देन की बात हो या फिर हर, उन्होंने स्कीम का जिक्र भी किया, आयुष्मान योजना हो, जिसमें भारत में टीम इंडिया के तौर पर सभी ने काम किया और देश को आगे बढ़ाया। इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।